पहली पारी में सीईटी एग्जाम देकर सेंटर से बाहर निकले अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह। अभ्यर्थियों ने पेपर को बताया सामान्य। सरकार और प्रशासन की व्यवस्था से भी खुश दिखे अभ्यर्थी। सीईटी एग्जाम दे रहे अभ्यर्थियों को सीएम सैनी ने दी शुभकामनाएं। कहा, सीईटी परीक्षा का प्रथम चरण शांतिपूर्वक संपन्न। बाकी चरणों की परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार। बेहतर प्रबंध के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का जताया आभार। हाई कोर्ट से सीईटी याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत। 162 छात्रों को 27 जुलाई को पेपर देने की अनुमति। फीस न भरने पर नहीं मिला था एडमिट कार्ड। शहीदी समारोह में भांगड़े पर मंत्री हरजोत बैंस ने मांगी माफी। कहा, तख्त का हर हुक्म सिर माथे परवान। नंगे पांव श्री अकाल तख्त साहिब पर लगाऊंगा हाजिरी। मजीठिया का समर्थन करने पर सीएम मान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कसा तंज। कहा, दोहरा चेहरा सामने आया, अब कहां गई गुटका साहब की शपथ। बहादुरगढ़ में एनसीआर नहर में डूबकर मामा और 2 भांजियों की मौत। कपड़े धोते समय फिसले पैर। गोताखोरों ने मामा सुनील के शव को निकाला बाहर। पानीपत में बीच बाजार हथियार लहराते दिखे बाइक सवार 3 बदमाश। गांव गोयला कुल्द के बाहर भी दिखी बदमाशों की बदमाशी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जींद के सफीदों में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या मामले में सीएम ने लिया संज्ञान। कहा, दोषियों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। न्याय में नहीं बरती जाएगी कोई कोताही। नूह में दूसरी शादी करने जा रहे दूल्हे पर रास्ते में हमला। पहली पत्नी के ससुराल वालों ने बारात को रोका। दूल्हे की गाड़ी से खींचकर बेरहमी से पिटाई। सीज फायर पर पूर्व आर्मी जनरल चीफ वीपी जनरल का बड़ा बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मजबूत स्थिति में था भारत। 1-2 दिन बाद होना चाहिए था सीज फायर। न्यूज 18 पर रात 8 बजे देखें पूरा इंटरव्यू। अब अवैध तरीके से अमेरिका जाना नहीं आसान। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त। डंकी रूट पर अमेरिकी सेना की पैनी नजर। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग से बब्बर खालसा का इनकार। कहा, फायरिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं। संगठन के नाम पर वसूले जा रहे पैसे। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। तो सीईटी एग्जाम का पहला पारी जो है वो खत्म हो चुकी है। दूसरी पारी शुरू हो गई है। परीक्षा देकर अभ्यर्थी बाहर आए हैं। अभ्यर्थियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। परीक्षा की व्यवस्था की अभ्यर्थियों ने सराहना की। आज और कल 2 दिन 4 पालों में 4 पारियों में एग्जाम है। आज पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ। सुबह 10 बजे से 11:45 तक ये शिफ्ट चली। दूसरी पाली में एग्जाम 3:15 से लेकर 5 बजे तक चलेगा। तो पहला जो शिफ्ट था उसमें जो एग्जाम हुआ उसे देखकर परीक्षार्थी बाहर निकले हैं। अभ्यर्थियों ने पेपर को आसान बताया। आपको बता दें कि ग्रुप सी की सरकारी नौकरी के लिए यह एग्जाम 3 साल बाद दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले 2022 में ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए सीईटी कराया गया था और अब दोबारा सीईटी का एग्जाम करवाया जा रहा है। 2 दिन ये एग्जाम है। 26 और 27 तारीख को एग्जाम है। आज पहली पारी का एग्जाम पूरा हो चुका है। दूसरी पारी के लिए अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल्स में बैठे हैं। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई थी। उत्साहित दिखे जितने भी अभ्यर्थी थे और उन्होंने सरकार की तैयारियों के लिए भी उनका धन्यवाद किया, सराहना की। अच्छी व्यवस्था थी और अच्छा एग्जाम हुआ है। तो इस बार हरियाणा सरकार ने जो बसें फ्री की थी, क्या फायदा मिला है उस चीज़ का? सर, जो मॉर्निंग के टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए तो सर घरों से आना बहुत मुश्किल था। कि 4 बजे का टाइम दिया था। लोग अपने अपने साधनों से ही आ रहे हैं सर। जो मॉर्निंग के बाद की शिफ्ट थी उसके लिए सर सुविधा ठीक थी। बढ़िया व्यवस्था थी। सब कुछ सही था। बिल्कुल एग्जाम कैसे हुआ? एग्जाम बढ़िया हुआ।
बहुत अच्छा पेपर था। तो इस बार पहली बार है जब बसों में भी सफर फ्री है, तो इसका किस तरह से फायदा मिला आपको? नहीं, मैं फैमिली के साथ आई थी। व्यवस्था रही और एग्जाम आपका कैसा हुआ? अच्छा हुआ, ठीक आया था, लेवल भी सही था जींद डिस्ट्रिक्ट से। तो व्यवस्था कैसी रही आपके हिसाब से, जो सरकार के इंतजाम किए गए या जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया? सर उसके हिसाब से जैसे स्कूल में हम एंट्री करे तो 8:30 बजे उन्होंने एंट्री दी, फिर वहाँ पे जाके थोड़ा ठीक था, व्यवस्था तो अच्छी थी। व्यवस्था अच्छी थी पर पहले से मुश्किल था। एग्ज़ाम मुश्किल था? क्या मैथ मुश्किल था, रीजनिंग, जीके? मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग, तो मतलब काफ़ी टफ आया, हर लेवल मुश्किल आया था? सिर्फ मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग व्यवस्था सही थी जी, एग्ज़ाम भी सही था बिल्कुल, जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे चीज़ें होती हैं वैसे सही था पेपर। कह रहे हैं मैथ थोड़ा सा टफ आया? हाँ जी, मैथ थोड़ा सा टफ था, बाकी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये सभी बिल्कुल सही जीके वगैरह। तो आज 2 शिफ्टों में ये एग्जाम है, पहली शिफ्ट में हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंकित, पहली शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है, अभ्यर्थी बाहर आ गए हैं, तो किस तरह का उनका प्रतिक्रिया रही, रिएक्शन रहा, और क्या उन्होंने कहा, किस तरह का एग्जाम था, आसान था, और क्या उनकी उम्मीदें हैं? बिल्कुल, पहली शिफ्ट का जो एग्जाम है वो खत्म हो गया था और दूसरी शिफ्ट का जो एग्जाम है वो शुरू हो चुका है। अभी हम चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है सेक्टर 10 का, चंडीगढ़ का, तो यहाँ अंदर दूसरी शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है और पहली शिफ्ट का एग्जाम जो है वो खत्म हो गया था। तो कहीं ना कहीं जो पहली शिफ्ट का एग्जाम देने के बाद बच्चे बाहर आए थे, तो जहां उन्होंने सरकार की जो व्यवस्थाएं थी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि उन्होंने कहा कि बसों की व्यवस्था जो जिस प्रकार से सरकार द्वारा की गई है वो काफी सराहनीय है और कोई दिक्कत उन्हें नहीं उठानी पड़ी। वहीं एग्जाम को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया थी, किसी को एग्जाम थोड़ा हार्ड लगा, किसी को एग्जाम ठीक लगा, क्योंकि मैथ्स की जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड बताए गए अभ्यर्थियों के द्वारा कि वो क्वेश्चंस थोड़े हार्ड थे। रीजनिंग थी वो सिंपल थी, तो काफी अच्छे से वो सोल्व कर पाए हैं और नतीजे बताएंगे कि कैसे नतीजे इसके रहते हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम था और इतने बड़े एग्जाम से मतलब यह है कि 13.5 लाख अभ्यर्थी 4 शिफ्टों के अंदर जो 2 दिन के अंदर अपना पेपर देंगे और उसके लिए व्यवस्थाएं जुटाना एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए थी और उस चुनौती के अंदर कहीं ना कहीं पहले दिन सरकार कामयाब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब अभ्यर्थी अगर उसकी बड़ाई करते हुए नजर आते हैं, उसकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। इसी वजह से वो ये व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं वो तारीफ कर रहे हैं। तो पहली शिफ्ट का जैसा मैंने बताया कि एग्जाम हो चुका है और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है। ये एग्जाम 5 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद अभ्यर्थी बाहर आएंगे, तो कहीं ना कहीं कल फिर से शुरू होगा। कल भी 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम होने वाला है और फिर जो नतीजे आएंगे, नतीजों के बाद मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद आगे की प्रोसेस चलेगी। तो इस तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य जो पात्रता परीक्षा है, वो संपन्न हो जाएगी। एक लंबे समय से जो बेरोजगार लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे इस परीक्षा का और आखिरकार वो दिन आ गया और वो पेपर भी हो गया। पहले शिफ्ट का हो गया, दूसरी शिफ्ट का पेपर अब चल रहा है। तो कैसे अब कितने बच्चे कामयाब हो पाते हैं और उन्हें कब नौकरियां मिल पाती हैं, ये अभी देखना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो दूसरी पारी में ये एग्जाम शुरू हो चुका है, अभ्यर्थी एग्जाम देने एग्जामिनेशन सेंटरों में पहुंच चुके हैं। तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको वहां लेके चलते हैं। इलेक्शन हो रही सी, पंजाब विधानसभा की इलेक्शन हो रही सी, आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार इलेक्शन लड़ी सी और उस समय कांग्रेस पार्टी वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े मुख्यमंत्री के कैंडिडेट सीगे और उन्होंने तलवंडी साहब तख्त दमदमा साहब तो ठीक 35 किलोमीटर दूर खड़े होकर पंजाब के लोगों ने वादा किया और गुटका साहब मथे नूं ला के सौं खाधी कि मैं 4 हफ्ते जो पंजाब चो नशा खत्म करूंगा। ये पंजाब का बच्चा बच्चा गवागा, पंजाब की जनता गवागी, पंजाब के लोगों ने। और उस समय पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और उस समय कांग्रेस पार्टी ने 117 चो 77 सीटां कांग्रेस पार्टी को आईयां, आम आदमी पार्टी को 20 सीटां आईयां।
ये पंजाब का राजनीतिक इतिहास आ, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ रही थी और पंजाब के लोगों ने बहुत ज़्यादा इज्जत मान प्यार सत्कार जो आम आदमी पार्टी दिता और इतिहासिक तौर पर जित जी 20 MLA आम आदमी पार्टी जिते और लगातार 5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक जिन्होंने मैं भी शामिल हाँ और बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन भी मैं 3.5 साल रोल निभाया और उसमें भी मंग करता रहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पर लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी के MLA, उस समय कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर ये कहने होंगे सी नहीं कार्रवाई नहीं होनी क्योंकि पंजाब के अंदर चाचा भतीजा की सरकार चल रही है, यानी कैप्टन साहब ते मजीठिया की सरकार चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं होनी। एक गल शरेआम उस समय के कांग्रेसी भी कहने होंगे सी, क्योंकि कुछ कांग्रेसी सिर से आम आदमी पार्टी के लगातार 5 साल इस गल के उत्ते असीं लड़ते रहे अड़ते रहे और पंजाब के विधान सभा च बोलते रहे कि पंजाब विचों नशा खत्म होना चाहिए। पर लेकिन कैप्टन साहब ने एक भी कम उन्होंने 5 सालों कि 4.5 साल के अंदर कोई भी काम नहीं किया। आखिरकार कांग्रेस पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पिया। एडमिट किया कांग्रेस पार्टी ने कि 4.5 साल के दौरान पंजाब कोई काम नहीं होया। आखिरकार जो मुख्यमंत्री बदलिया, जोड़ा मुख्यमंत्री 100 दिन का मुख्यमंत्री बनया, उन्हें भी 100 दिन के दौरान कोई कार्रवाई नहीं की और पंजाब के लोगों ने उस बाद पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और 3 साल तो लगातार हमला जोड़ा वो ड्रग माफिया के खिलाफ हो रहा। हमलावर रुख जोड़ा वो ड्रग माफिया के खिलाफ असी जो चला रखा है और लगातार ड्रग बेचने वालों नशा बेचने वालों पंजाब के अंदर असी फड़ के जेलों च रख रहे हैं। हाँ, जोड़ा कोई भरा साडा किसी न किसी कारण इस लत लग गई, नशे की लत लग गई, वो असी उहदा इलाज भी पंजाब करा रहे हैं। पर मैं देख रहा सी हुणे फेसबुक पर देख रहा सीगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठीक 19 घंटे पहला मैं देख रहा सी 19 घंटे पहला लिखिया गा बिक्रम मजीठिया नूं क्यों तुसीं उहदे खिलाफ कार्रवाई की है, क्यों गैर मनुखी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सीएम सैनी की, जिन्होंने सीईटी एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। सीईटी परीक्षा का प्रथम चरण शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। सीएम सैनी ने कहा, बाकी चरणों की परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी ना हो, प्रशासन सजग है, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए निर्देश जारी हैं। बेहतर प्रबंध के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का आभार भी जताया है। तो सीएम सैनी ने सीईटी एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी आभार जताया कि इस दौरान उन्होंने पुख्ता प्रबंध किए, बेहतर प्रबंध किए, उसके लिए भी उनका धन्यवाद किया। प्रथम सत्र का सीईटी का पेपर समापन हुआ है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्राओं को और जो अभी दूसरे सत्र में बैठने वाले हैं, कल भी सीईटी का पेपर है। मैं सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस सारे सिस्टम में लगे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हैं और चाहे हमारे जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारे टीचर्स हैं या अन्य अधिकारीगण हैं, हमारे सभी अधिकारीगण जो इस सीईटी पेपर को सक्सेसफुल कराने में लगे हुए हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि वो इस सीईटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मैं सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो उधर बहादुरगढ़ में एनसीआर नहर में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि उसकी 2 भांजियां अभी लापता हैं। कपड़े धोते समय ये हादसा हुआ। मामा और भांजियों के पैर फिसले और वो नहर में जा गिरी। तीनों नहर में डूब गए। गोताखोरों ने मामा सुनील के शव को बाहर निकाल लिया, जबकि भांजियों की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छुट्टी पर नहर पर गए थे सुनील, हादसे का शिकार हो गए। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद नहर में कपड़े धोना जारी है।
तो बड़ी खबर है ये, नहर में मामा भांजियों के साथ डूब गया। 2 भांजियों के साथ नहर में कपड़े धोने गए थे। इस दौरान पैर फिसला और वो नहर में गिर गए, जिसके बाद गोताखोरों ने सुनील के जो मामा है उनका शव निकाल लिया है, जबकि भांजियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। बहादुरगढ़ में कपड़े धोते समय ये हादसा हुआ है। ये जैसा कि मेरे रात को 10:30 बजे 112 से कॉल आई जी, भाई यहाँ रोद गांव के पास जो नहर है इसमें 3 लोग डूब गए हैं, जिनमें एक जेंट्स है और 2 बच्चियां हैं, लेडीज हैं। मतलब एक की उम्र करीबन 7 साल है जी और दूसरी की लगभग 10 साल के आसपास है। तो वो यहाँ कपड़े वगैरह धो रही थी और जो उनका पैर फिसलने से पानी में गिर गई, जैसा कि गांव वालों ने बताया है। और उसके बाद उनका मामा था उनके साथ, और मामा ने उनको बचाने के लिए छलांग लगाई और उनको बचाने में असफल रहा और खुद भी डूब गया। मैं रोज गाँव के रहने वाला हूँ। तो कल यहाँ 5:30 बजे से यहाँ कपड़े धोने के लिए आए थे 2 बच्चे, एक उनके साथ में मामा था। तो हमको वही उनके घर वालों ने बताया भाई हमारे बच्चे नहीं मिल रहे। तो फिर उसके बाद में हम 9:30 बजे के एयरफेयर में यहाँ देखने के लिए आए। तो हमने 112 पे कॉल की, तुरंत पुलिस आई। फिर उसके बाद में उन्होंने छानबीन भी करी थी, फिर जब भी नहीं मिली थी। वे कपड़े धोने के लिए आए थे, कपड़े उनके सुबह यही मिले और शाम को यही मिले थे। और वे उनकी पैंट थी, मोबाइल था और चप्पल सब कुछ यही थे। तो उधर सोनीपत में तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला। थार ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को टक्कर मारी। टीकाराम गर्ल्स कॉलेज के पास ये हादसा हुआ। थार की चपेट में आकर महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल ज्योति और सरस्वती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोनीपत पुलिस ने थार को कब्जे में ले लिया है। वहीं थार सवार आरोपी युवक मौके से फरार हो गया है। सोनीपत पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। तो तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार महिलाओं को टक्कर मारी। टीकाराम गर्ल्स हॉस्टल के पास ये हादसा हुआ है। रफ्तार तेज थी, स्कूटी को टक्कर मारी, जिसके बाद स्कूटी सवार दोनों महिलाएं घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मैं राम सिंह सन्नौक सुखबीर सिंह गाँव जरौट। मेरे को सूचना मिली कि वो गाँव जरौट में एक्सीडेंट हो गया। उसको देखने के लिए मैं पहले टोल तक गया। टोल के बाद फिर इधर देखा तो एक गाड़ी पलटी हुई थी, उसमें आदमी कोई नहीं मिला। 4-5 आदमी बता रहे थे सवारी पेपर देने के लिए जा रहे थे और गाड़ी स्पीड में थी, एंगलों को काटते हुए पलटी मार गई। साइड वाले रोड पर जा गिरी ऐसा कुछ? हाँ, तो सर्विस रोड पे गिर गई है और इनको बताया गया है कि वहाँ सरकारी हॉस्पिटल खरखोदा पहुँचाया गया, वहाँ से PGI रोहतक भेज दिया। पानीपत में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीच बाजार हथियार लहराते बदमाश दिखे हैं। बाइक सवार बदमाशों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गालियां और धमकियां देते 3 बदमाश नजर आ रहे हैं। गांव गोलाखुर्द के बाहर भी बदमाशी दिखी। वायरल वीडियो से जाहिर है कि इन बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ये बदमाश पूरी तरह बेखौफ हैं और लोगों को खुलेआम धमका रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं किस तरह बाइक पर बैठकर ये हथियार लहराते नजर आ रहे हैं 3 बदमाश। वहीं दूसरी तस्वीर में भी 2 बदमाश हाथों में हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। वहीं सोनीपत में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान चला है। पेट्रोल पंप मालिकों से पुलिस की अपील है कि बिना नंबर प्लेट वाले 2 पहिया वाहनों को पेट्रोल ना दें। अपराध को कम करने के लिए पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे वाहनों को अक्सर आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अपराधियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ऐसे वाहनों को पेट्रोल ना देने की अपील की गई है, ताकि अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो अपराधी इन वाहनों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और अगर वो नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पहचान करने में सुविधा होगी। तो ये पुलिस ने अभियान शुरू किया है और सभी पेट्रोल पंप मालिकों से अपील की है कि वो बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल मुहैया ना करवाएं। अच्छी पहले और हम इसको जो है ना अच्छा मानते हैं और हमने सभी पेट्रोल पंप के जो डीलर एसोसिएशन है उन्होंने भी इस बात को लिया है। अच्छा लगा कि भी पुलिस काफ़ी इसमें सक्रिय है, रात को गश्त भी होती हैं
और जो नंबर प्लेट का कहा ना, भाई बगैर नंबर प्लेट हम तेल नहीं देंगे, हम पहले से भी अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं। मान लो नंबर प्लेट नहीं लगी या हमें लगी है भाई ये फर्जी नंबर प्लेट हो सकती है, तो हम उसको खुद अवॉइड करते हैं। और पुलिस ने कहा, हमने आगे पहले ही बोल रखा है सेल्समैन को, सभी पूरे स्टाफ को, कि ऐसे किसी भी संदिग्ध आदमी को तेल नहीं देना किसी भी। सोनीपत पुलिस पेट्रोल पंप मालिकों से अपील करती है कि बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहनों को तेल न दें। बगैर नंबर प्लेट के वाहनों का उपयोग अक्सर अपराधों में किया जाता है। उधर पंचकुला में कस्टडी से आरोपी फरार हो गया। पोक्सो मामले में आरोपी मोहम्मद तौसीफ कस्टडी से फरार हो गया है। बाथरूम का बहाना बनाकर छत से कूदकर फरार हो गया। पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। फरार आरोपी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। संतरी की लापरवाही पर जांच की जा रही है, उसे सस्पेंड किया गया है। वहीं थाना प्रभारी ने टीम के साथ मिलकर आरोपी को पकड़ लिया गया है। तो आरोपी जो है वो कस्टडी से फरार हो गया। बाथरूम का बहाना बनाकर कस्टडी से भाग निकला। आरोपी मोहम्मद जो है वो पोक्सो एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बहाना बनाकर फरार हो गया। तो मोहम्मद तौसीफ को इसके बाद पुलिस ने दोबारा से गिरफ्तार किया है। वहीं संतरी को इस पूरे मामले में सस्पेंड करके उसके खिलाफ जांच बिठाई गई है। जी मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यक्ति है मोहम्मद तौसीफ, इसको दोबारा पकड़ लिया गया है। हमने 24 घंटे के अंदर अंदर इसको दोबारा राउंड अप कर लिया है। जी ज़रूर एक गलती रही कि जो भी रात का संतरी था, सुबह इसने कहा कि इसको फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाना है, तो इसको जब हवालात से निकाला गया तब बीच में ये फिर चकमा देकर दीवार टाप कर भाग गया। पर जो भी हमारे नवनियुक्त SHO भी हैं पिंजौर के इंस्पेक्टर बच्चू सिंह और उनकी टीम्स के बाकी मेंबर्स ने सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पे देखकर फिर इसको 24 घंटे के अंदर राउंड अप कर लिया। तो वी आर क्वाइट हैप्पी। यमुनानगर में स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। CIA स्टाफ ने तस्कर को कालानौर बॉर्डर से दबोचा है। तस्कर के पास से 507 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। बरामद स्मैक की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई गई है। शमशाद उर्फ कल्लू के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। पहले भी 3 बार नशा सप्लाई में पकड़ा जा चुका है। जमानत पर बाहर आकर फिर इसने नशे का व्यापार शुरू किया। स्मैक की पुड़िया बनाकर युवाओं तक पहुंचाता था। पुलिस आरोपी से नेटवर्क की पूरी जानकारी जुटा रही है। तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 507 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तारी हुई है। करीब 70 लाख रुपए इस स्मैक की कीमत बताई जा रही है। आरोपी की पहचान शमशाद उर्फ कल्लू के रूप में हुई है। सूचना मिली थी कि एक यूपी का रहने वाला एक आदमी जो स्मैक बेचने का काम करता है, वो यमुनानगर में स्मैक सप्लाई करने के लिए आ रहा है। उसी के चलते इसको पकड़ा गया था अपना कलानौर बॉर्डर से, जो हमारा यमुना ब्रिज है वहाँ पर इसको पकड़ा गया था। और इससे 507 ग्राम और 507 ग्राम स्मैक इससे रिकवर हुई है। ये एक मोटरसाइकिल पे था। इसके अलावा जो हमने अभी तक इससे पूछताछ करी है, इसकी पूछताछ में पता चला है कि इसके विरुद्ध पहले भी 2 NDPS एक्ट के मुकदमे सहारनपुर में दर्ज हैं और एक एक्साइज एक्ट का मुकदमा भी इसके खिलाफ दर्ज है। बाकी जो और मुकदमे दर्ज हैं उसको हम अपने पोर्टल्स पर वेरीफाई कर रहे हैं और हम जहाँ के रहने वाला है, ये रहने वाला गांव नथमलपुर का है, उस जो इनका कंसर्न थाना चिकलाना पड़ता है, वहाँ से भी वेरीफाई करा जाएगा। यमुनानगर में जुम्मे की नमाज के दौरान कब्रिस्तान में JCB से खुदाई की गई। दर्जनों पुरानी कब्रें JCB चलाने से प्रभावित हुई। कई शवों की जगह बदली गई। मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस वजह से 4 इंच की दीवार बननी थी, खुदाई 5 फीट गहरी कर दी गई। कब्रों की खुदाई को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। भारी हंगामे के बीच मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने कब्रिस्तान में हुई खुदाई की जांच शुरू की है। तो जुम्मे के दिन कब्रिस्तान में खुदाई से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 29 जून को इसी साल परनाला में 3 बाइक सवार युवाओं ने एक सतवीर नाम के व्यक्ति की हत्या की थी। जो इसमें हमारा एक एंगल आया था कि सतवीर का जो लड़का है उसने जो हत्यारे थे उनकी बहन के साथ शादी की थी और इसी उससे नाखुश होके जो लड़की है उसके भाइयों ने सतवीर की हत्या कर दी थी, जो लड़के का फादर है उसकी।
और इस मामले की भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी थी। हमारी सारी टीम्स मौके पे पहुंची थी और हमने तुरंत टीम बना के गठन किया था और हमारी क्राइम टीम्स और हमारी जो थाने की टीम है, हमारी साइबर की यूनिट है, वो सभी ने दिन रात करके हमने इनमें पहले जो इन लोगों ने साथ दिया था उन आरोपियों का, उनको गिरफ्तार किया, उन पे कार्रवाई की। झज्जर के सुलोधा गांव में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। पारिवारिक रंजिश में युवक ने दादा को मार डाला। खेती के औजार से दादा पर ताबड़तोड़ वार किए। खेत में भैंस घुसने पर यह विवाद शुरू हुआ था। घायल बुजुर्ग ने घर पहुंचकर दम तोड़ दिया। आरोपी राजेश और उसकी मां पर केस दर्ज किया गया है। भीम सिंह की बहू ने हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भीम सिंह का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।